आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी सिंचित रिश्ते। कार्तिक, आज मैं तरु दीदी से मिलने जाऊंगी। मुझे देर हो जाए तो तुम खाना बाहर से मंगवा लेना। मानसी चाय के बर्तन उठाती हुई बोली। रसोई में जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। कार्तिक अभी भी अखबार में नजरें गड़ाया था। यह देख मानसी चुपचाप भीतर चली गई। तरु दीदी के नाम पर उसे यूं निर्विकार भाव से बैठे देख मन आशंकित सा धड़कने लगा। वो जानती थी कि यह शांति तूफान के आने का संकेत है। आज 2 साल बाद तरु दीदी का नाम इस घर में यूं खुलेआम लिया गया। यंत्रवत तैयार हो मानसी और कार्तिक साथ साथ घर से ऑफिस के लिए 10 मिनट पहले ही निकल आए। कुशाल स्कूल की तरफ से कैंप में गया था। ऐसे में घर में छाई निस्तब्धता मानो सांसों को घोटने लगी थी। कार से उतरते समय एक बार फिर पूछा, तो जाऊं मैं दीदी के पास? इस बार चेहरे के भाव कुछ बदले। मौन प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तीखी नजरों से मानसी को घूरकर झटके से कार को गियर में डाल गाड़ी आगे बढ़ाई तो मानसी कुछ संभल कर पीछे हट गई। सोचा था ऑफिस जाने की आपाधापी में शायद इस सीधे साधे सवाल का सकारात्मक जवाब मिल जाएगा, पर ऐसा कहाँ हुआ। कार्तिक की चीरने वाली चुप्पी में उसकी हाँ के संकेत कहाँ थे। पूरा दिन इसी कश्मकश में बीता। जाऊं न जाऊं, क्या करे वह भी। कार्तिक की हंसी खुशी भरी हाँ जब तक न हो जाए तब तक कुछ करने का मन नहीं होता है। उसने आज तक मानसी की कोई भी इच्छा टाली भी तो नहीं है। पूरा ख्याल रखता है, लेकिन तरु दीदी के किस्से को लेकर अब तक। मैडम, कहाँ जाना है? वो होटल सी शेल। जल्दी बैठो, ऑटो वाला बोला। अनायास अपने मुंह से निकले शब्द ने मानसुक की दुविधा को दूर कर दिया था। असमंजस दृढ़ निश्चय में परिवर्तित हो गया था। मैडम, आ गया होटल। ऑटो ड्राइवर की आवाज़ ने विचारों में डूबी मानसी को मानो जगाया। भैया ऐसा करो, मॉडल टाउन की ओर ही ले चलो। क्या मैडम, उत्तर से दक्षिण बोल दिया है, पहले बोलना था ना। ऑटो वाले की झुंझलाहट मानसी को अच्छी नहीं लगी। मैं पैसे दे रही हूं ना आपको, फिर क्या दिक्कत है? लिया हुआ फैसला एक बार फिर दम तोड़ गया तो झुंझलाहट ऑटो वाले पर निकली। ऑटो वाले की भुनभुनाहट ऑटो की घर्र घर्र में कहीं खो गई। तरु दीदी से मिलने का जोश ठंडा पड़ गया था। जब निकल ही पड़ी थी तो क्यों न मिल ही आती। पर तरु दीदी से मिलने की राह आसान कहाँ थी। जाने कितने फंदों ने पाँव में बेड़ियां डाल दी थीं। कितना भी अपने अस्तित्व की बात कर ले, पर कार्तिक की इच्छा के बगैर कोई काम करने का दिल भी तो नहीं करता है। घर आई तो ताला मुंह चढ़ाता मिला। अभी कार्तिक कहाँ चला गया? मैं भी ना एक छोटा सा स्टेप भी नहीं ले पाई। चली ही जाती तो अच्छा होता। तरु दीदी से मिलना कोई गुनाह है क्या? गलती करे कोई भुगते कोई। और अब क्या? बुदबुदाती हुई कमरे में आकर सैंडल को सोफे के नीचे धकेल कर वहीं सोफे पर बिखर गई। मोबाइल में तरु दीदी का संदेश पढ़ने लगी। मनु, मैं दिल्ली में हूँ, परसों रात को नैनीताल जा रही हूँ। तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ। मेरा पता है होटल सी शेल। जब से यह संदेश पढ़ा है मन में कितने प्रश्न हैं जो उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिनका जवाब पाना इतना मुश्किल भी तो नहीं है। बस कुछ कदमों की दूरी ही तो है। फिर फ़ोन भी तो वह कर सकती थी, पूछ सकती हैं। अब शायद तरु दीदी का विदेश जाना ना हो। घर तो नैनीताल में लिया है, ऐसा ही तो बताया था दीदी ने। जाने कितने प्रश्न और उनके अनुमानित उत्तर मानसी के मन में तब तक उठते रहे जब तक वह तरु दीदी के समीप, बिल्कुल समीप न पहुंच गई। वैसे भी तरु दीदी से अब दूर हुई ही कब थी। अतीत की धुंधली चादर आंखों के सामने जैसे बिछ सी गई। तरु दीदी, जिसमें सारे रिश्तों को देखा था। जन्म देने वाली माँ की तो पहली उड़ान अपनी उड़ान थी। अपनी शैक्षिक उपलब्धियों से ओत-प्रोत माँ ने परिवार से ज़्यादा करियर को महत्व दिया। पापा के साथ वैचारिक मतभेद जब तब सामने आते रहते। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ अपने सुनहरे करियर के लिए वो परिवार छोड़कर विदेश चली गई। पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। नई माँ को अपनी गृहस्थी में पहले से मौजूद बेटियों की उपस्थिति अखरने लगी थी।
पापा ने पहली पत्नी से संपर्क साधा कि वो हमें साथ ले जाए, लेकिन माँ खुद को पुराने बंधनों में उलझाना नहीं चाहती थी। कितनी मुश्किल से तो वह सब छोड़ छाड़ कर अपनी उड़ान की ओर स्वच्छंद बढ़ी थी। पापा ने ही तरु दीदी और उनसे 7 साल छोटी मानसी को हॉस्टल में डालकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। मम्मी पापा के अहम की सख्त दीवारों में हम दोनों बहनों का कोमल मन घायल और रिसने लगता। वया संधि में पहुंचती तरु दीदी रिश्तों की संकुलता को भांपने लगी थी। उस वक्त दीदी का मुंह ताकती 4 साल की मानसी को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, जो खुद के लिए भी जिजीविषा सिद्ध हुई। हॉस्टल उनके लिए घर बन चुका था। खर्चा जन्मदात्री माँ ने उठा लिया था। वैसे भी दोनों का खर्चा उठाना मुद्दा नहीं था, असल लड़ाई तो जिम्मेदारी की थी। लेकिन तरु दीदी ही जानती थी कि उनकी सासें माँ के इस एहसान के बोझ तले किस कदर घुटती। शुरू शुरू में छुट्टियों में किसी रिश्तेदार के घर जाती तो अपने ही माता पिता के लिए बरसते व्यंग बाणों से खुद को और मानसी को बचाती। मानसी को याद आता कि किस तरह तरु दीदी जिस घर जाती उस घर के सदस्यों की फरमाइश पर चक्कर घिन्नी सी घूमती। मानसी मदद करने को आती तो झिड़क देती, तू चल मनु अपनी पढ़ाई कर, मैं बस अभी आती हूँ। बड़े होने तक मानसी समझती गई कि दीदी ज़रूरत से ज़्यादा क्यों काम करती है, ताकि एहसानों के पलड़े इतने न भारी होते जाएं कि उसके नीचे पड़ा उनका ज़मीर दब कुचल कर दम ही तोड़ दे। देर रात तक दीदी को किताबों में डूबा देखती तो मानसी चैन से उसकी गोद में सर रखकर सो जाती। किसी रिश्तेदार की मदद से वह दोनों पापा के घर कभी चली भी जाती तो वहाँ भी वो अपने घर की परिभाषा को तलाशती। तरु दीदी ने दूर क्षितिज में अपने घर का स्वप्निल संसार सजोया था, जिसमें वो और मानसी बिना किसी भय आशंका के निडर रहती थी। समय निर्बाध गति से बढ़ता गया। तरु दीदी समय से पहले ही बड़ी हो गई थी। अब उन्होंने अपने वजूद की डोर थामने की जद्दोजहद आरंभ कर दी थी। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ नौकरी के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। तभी दिए गए आवेदनों में नैनीताल की HMT कंपनी की तरफ से नौकरी का प्रस्ताव आया। इस बीच पापा ने जाकर उनसे विवाह करने के लिए दबे शब्दों में चिंता जताई तो तरु दीदी के भीतर का ज्वालामुखी बाहर निकल आया। मुखर शब्दों में उन्होंने मानसी के साथ अपनी अलग राह की घोषणा की तो पापा चुपचाप लौट गए। शायद पापा का अवचेतन मन इसी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दिनों साइंस और मैथ्स की ट्यूशन शुरू करने के साथ साथ जब तरु दीदी अपने पांव पर खड़ी हुई तो उन्होंने माँ के भेजे रुपए स्वीकारने बंद कर दिए। ग्रेजुएशन के बाद ही उन्हें नैनीताल में नौकरी मिल गई तो वो मानसी को लेकर वहाँ आ गई। जिंदगी का ये पड़ाव एक भीनी सुगंध लेकर आया था। पहली बार ऐसा लगा मानो खुले आकाश के नीचे जी भर के सांसें लेने का सुख प्राप्त हुआ है। पहली बार अपने अस्तित्व की डोर को थाम कर दोनों बहनों ने उन्मुक्त गगन की उड़ान भरी थी। समय की तेज रफ्तार में 7-8 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। अब तक तरु दीदी के पांव जम चुके थे। तभी कार्तिक मानसी की जिंदगी में आया। उन दिनों नौकरी की तलाश में कार्तिक संघर्षपूर्ण जीवन बिता रहा था। मानसी की सांसें कार्तिक को देखकर रह रहकर थम जाती। दिल की धड़कनों की बढ़ती रफ्तार को जब तक वह थाम न पाती, ख्याल आता कि दीदी को अपनी मनोदशा के बारे में बता दे। तरु दीदी से हर बात साझा करने वाली मानसी अपने दिल की हलचल को साझा न कर पाती। तरु दीदी कार्तिक और मानसी के इस पनपते रिश्ते को भांप चुकी थी, पर बेरोजगार कार्तिक के हाथों में वो मानसी के जीवन को सौंपने का जुआ कैसे खेलती। फिर कार्तिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी वो ज़्यादा प्रभावित नहीं थी। परिवार में सबसे छोटे होने के बावजूद उसे किसी का सहारा नहीं था। माता पिता थे नहीं। भाइयों और भाभियों ने जल्दी ही उसे अपने पाँव में खड़े होने की सलाह दे दी थी। अब ऐसे में बिना मजबूत नींव वाले परिवार और बेरोजगार लड़के के साथ मानसी एक रिश्ता कैसे जोड़ेगी। कार्तिक के साथ मानसी का विवाह वह किस भरोसे पर करती। व्यवहारिक तरु दीदी को प्यार जैसी किसी भावना पर भरोसा नहीं था। देर रात तक करवटें बदलती मानसी की मनोदशा को समझकर भी वो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी रहती। तब मानसी उन पर अपना रोष मन ही मन निकालती। क्या हो गया है तरु दीदी को,
पहले बिन बताए मन में झांक कर समझ लेती थी। अब क्या हो गया है? या तरु दीदी के अंदर ऐसी भावनाएं समझने की संवेदनशीलता है ही नहीं? संकोच उठता कि कैसे बताएं। कार्तिक के साथ जीवन बिताना चाहती है। तरु दीदी से पहले अपनी शादी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों कार्तिक को दिल्ली में किसी के साथ गारमेंट एक्सपोर्ट का साझे में काम करने का प्रस्ताव आया। बिना पैसों के साझे में काम करना मुश्किल था। ऐसे में तरु दीदी ने पैसों की मदद करके उसकी दुविधा दूर कर दी। तरु दीदी द्वारा दी गई मदद और कार्तिक के कठिन परिश्रम ने कार्तिक को एक जगह स्थापित किया। कार्तिक का आत्मविश्वास नए काम से बढ़ गया था। पांव टिकते ही कार्तिक ने तरु दीदी से मानसी का हाथ मांगा तो वह इस प्रस्ताव पर हामी भरने को राजी हो गई थी। वो भी शायद कार्तिक के द्वारा आने वाले इस प्रस्ताव पर मनी मन इंतजार कर रही थी। दीदी, आप मेरे बगैर कैसे रह पाएंगी? मनु, इसी दिन का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तुम्हारा घर बस गया तो समझो मेरी आधी तपस्या सफल हो जाएगी। फिर तुम दोनों से मैं दूर कहाँ रह पाऊंगी? नैनीताल से दिल्ली है ही कितनी दूर, जब मन करे चली आना। तरु दीदी, हम लोग अपने आसपास ही समझना। हमें एक आवाज़ देंगी तो अपने बगल में खड़ा पाएंगी। कार्तिक की इन बातों से तब तरु दीदी के साथ मानसी का भी मन भीग गया था। मान हो आया था एक बारगी अपने चुनाव पर। मानसी ब्याह कर तरु दीदी के मन आंगन को सूना करके चली गई थी। शुरू शुरू में दोनों ही जब तब आकर घर को चहल पहल से भर देते। मानसी की बातों में अब कार्तिक का ही जिक्र होता था। उस वक्त वह दोनों एक दूसरे में ऐसा खोए कि दुनिया जहान की कोई फिक्र ही न रही। तरु दीदी बहुत पीछे छूट गई थीं। उनके चेहरे की हंसी के पीछे अकेलेपन की पीड़ा को भांपने की फुर्सत कहाँ किसी में थी। समय की गति उन दोनों के जीवन में परिवर्तन लाती गई। मानसी गर्भवती हो गई और कार्तिक सफलता के सोपान चढ़ता गया। जीवन की व्यस्तता ने कार्तिक और मानसी के पांव में जिम्मेदारियों की खूबसूरत बेड़ियां डाल दी थीं। नन्हे कुशाल के जन्म पर जब दीदी खिलौने कपड़े लेकर आईं तो मानसी के नव मातृत्व की चमक से भरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर सिहर उठी। सच सच बता मनु, कुछ तो बात है? कुरेदने पर मानसी ने दबे स्वर में बताया, दीदी, कार्तिक ने कुछ लोन लिया था लेकिन अब चुका नहीं पा रहा है। शायद यह घर बेचना। शुभ शुभ बोल मनु। बात पूरी होने से पहले मनु के होठों पर अपनी उंगलियां रखती हुई दीदी बोली, घर बेचने की बात तो सोचना भी मत। तू अपने घर की छत के नीचे सुरक्षित है, एक यही तो तसल्ली है मुझे। अच्छा बता तो, कितना लोन चुकाना है? धीरे से दीदी ने था ली। 8 लाख, करीब 3 का तो इंतज़ाम हो गया, बाकी 5 लाख कैसे करेंगे पता नहीं। उस वक्त दीदी चुप हो गई, फिर फ़ोन पर किसी से बातें करती रहीं। सुबह चाय पीते पीते कार्तिक से वो बोली, मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट में करीब 4.5 लाख है, मैं उसे तुड़वाना चाहती हूँ। पर दीदी, बीच में एफडी तुड़वाने से आपको नुकसान होगा। नहीं तुड़वाया तो नन्हे मनु को लेकर कहाँ जाओगे तुम? कार्तिक ने चुपचाप सिर झुकाए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मानसी ने अपनी शादी में ज़बरदस्ती तरु दीदी के लिए कंगन बनवाए थे, उसे बेचकर बाकी रुपयों का इंतज़ाम हो गया। कार्तिक ने तहे दिल से तरु दीदी का शुक्रिया अदा किया। जाने कितने दिनों तक वो उनके गुण गाता रहा। इस बात को 5 साल बीत चुके थे। व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मानसी ने भी नौकरी शुरू कर दी थी। साथ साथ वह अपने बेटे कुशाल के जीवन को, बचपन को जी भर के जी रही थी। अब दिन कहाँ शुरू होता और कहाँ ख़त्म पता ही नहीं चलता। कार्तिक अपने कारोबार के विस्तार में जुटा हुआ था। तरु दीदी से भागते भागते, दौड़ते दौड़ते कभी बात होती तो दोनों अपने जीवन में परिवर्तनों का जिक्र करते। तरु दीदी के पास अपनी ठहरी हुई जिंदगी के बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं होता था, लेकिन एक दिन दीदी के अचानक आए खत ने सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी। उस खत में दीदी ने अपने 4.5 लाख रुपए वापस मांगे थे। मानसी को चुप देख कार्तिक के भीतर का ज्वालामुखी बाहर आ गया था। आखिर तरु दीदी ने दिखा ही दिया, पैसे के आगे रिश्तों की कीमत क्या है। रुपए मांगने के लिए दीदी को यही वक्त मिला था जब मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत थी। पहले बता दी तो मैं इस वक्त अपने कारोबार को आगे न बढ़ाता। कार्तिक, पैसे की पूर्ति कभी होती है क्या?
जितना हमारे पास है उससे अधिक की ज़रूरत तो हमेशा ही बनी रहती है। मानसी का तरु दीदी के साथ खून के रिश्ते से बढ़कर जो मन का संबंध था वो जोर मार उठा था। कार्तिक, तरु दीदी के रुपयों को समय रहते लौटाना क्या हमारा फर्ज नहीं था? मानसी का तरु दीदी का यूं पक्ष लिया जाना कार्तिक को नागवार गुजरा। मैंने कब मना किया इसके लिए? पर इस वक्त पैसे की कितनी क्राइसिस चल रही है तुम जानती तो हो मनु। आवेश में आए कार्तिक ने अपनी एफडी तुड़वा दी और साथ में दीदी के साथ संबंध भी तोड़ लिए। हालांकि परोक्ष रूप से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर रिश्तों की दरकन और उसमें जमी खुश्क खुरदरी परत दीदी महसूस कर गई थी। करीब 1 महीने बाद एक पत्र मानसी के नाम आया। प्रिय मानसी, खुश रहो। कार्तिक से एक दिन बात हुई थी, कुछ उखड़ा सा था। बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहने का मन हो रहा था। यूँ तुम लोगों से रुपए मांगना बड़ा अजीब लगा था, पर क्या करती और कोई चारा नहीं था। मैंने आज तक पैसों को तवज्जो तब तक दी है जब तक वो मेरी ज़िंदगी में रंग भर सके, पर अपने जीवन में रंग भरने के लिए तुझसे पैसों की मांग करूंगी ये सपने में भी नहीं सोचा था। मानसी, तेरे जाने के बाद मेरे जीवन में सन्नाटा इतना बढ़ गया था कि मैं घबराने लगी थी। तुम्हारी तरु दीदी ने कभी अपने मन भीतर झांकने की इजाज़त किसी को नहीं दी। ऐसे में जाने कब शरद मेरे मन में सेंध लगा गए, मैं जान ही नहीं पाई। तुम्हारी तरु दीदी जीवन में पहली बार इस दिल से हारी हैं जिसमें अब तक सिर्फ तुम्हारी खुशियों का अधिकार था। जाने कैसे शरद ने भी अपनी जगह बना ली। तुम्हारी तरु दीदी ने आज तक तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा है। वो अब अपने लिए भी सोचने लगी हैं, ये आश्चर्य की बात लगती है। तो जानती है, मैंने आज तक किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। ऐसे में मेरे जीवन के किसी मोड़ पर मेरा अपना वजूद, मेरा स्वयं मुझसे शिकायत करे कि मैंने उसके लिए कभी कुछ किया नहीं, ये ठीक है क्या? मनु, मैं तेरे जीवन से संतुष्ट हूँ। अब खुद को भी मैं संतुष्ट करना चाहती हूँ। तुम लोगों के पाँव अब टिक गए होंगे। अब मेरी बारी है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। स्वयं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। शरद के साथ जीवन बिताने से पहले एक मजबूत नींव पर खड़ा होना चाहती हूँ। किसी और पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अपने लिए पुख्ता ज़मीन तैयार करना चाहती हूँ। यहीं नैनीताल में मैं और शरद साझे में एक घर खरीद रहे हैं। ये रुपए इसी वजह से मांगे थे। शरद मुझसे पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तू समझ सकती है कि उम्र के इस दौर में पूरी तरह से किसी पर निर्भर रहना कितना कठिन है। वैसे जानती हूँ कि शरद एक अच्छे इंसान है, बहुत पहले से उनको जानती हूँ। जीवन के इस पड़ाव में निर्णय लेना मुश्किल था। मुझे इस निर्णय के लिए स्वयं को तैयार करने में समय लगा। शादी का निर्णय क्षणिक नहीं है, शादी कोर्ट में होगी। अब देखो आगे जीवन कैसे बीतता है। जो भी हो, कम से कम बाद में मेरी ज़िंदगी को अफसोस करने का मौका तो नहीं मिलेगा कि मैंने इसके लिए कभी कोई दांव नहीं खेला है, सदा इसके प्रति उदासीन बनी रही। तुम्हारी तरु दीदी। मानसी तरु दीदी के जीवन में इस बदलाव के पीछे छिपे मर्म को समझ सकती थी, लेकिन कार्तिक की आंखों ने दीदी के इस निर्णय को स्वार्थ की धुंध में ही लिपटा देखा। वैसे देखा जाए तो जिम्मेदार तो दीदी ही थी। क्यों उन्होंने सारा जीवन हमारे सुख के लिए जिया? खुद के लिए जीवन जीते देखने की आदत तो उन्होंने हम लोगों में कभी डाली ही नहीं थी। मैं कार्तिक की इस खुदगर्जी से नाराज़ थी, उन्हें दोषी भी मानती थी, पर सज़ा मुझे और तरु दीदी को मिली। मैं चाहती थी कि कार्तिक तरु दीदी की ओर अपना कदम बढ़ाए, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। जिस दिन उनकी शादी थी लगा कार्तिक मुझे वहाँ जाने को कहेगा, पर शादी की तारीख आकर चली गई। कार्तिक का मौन मेरे मन के भीतर उठते शोर को बढ़ाता गया। मैं मन ही मन सोचती कि दीदी का अपने बारे में सोचना क्या वाकई गुनाह है। मुझे इस कश्मकश से तरु दीदी ने उबारा। 10 दिन के भीतर वो कनाडा गई तो वहीं की होकर रह गई थी। दीदी के कनाडा जाने के बाद हमारी मूक सहमति बन गई थी कि उनकी कोई बात नहीं होगी, पर उन्हें दिल से कहाँ निकाल पाए थे। मैं जानती हूँ कार्तिक दिल से मानते थे कि अगर दीदी ने मदद नहीं की होती तो क्या होता, पर कार्तिक सदा इस प्रश्न से मुंह चुराते रहे। दीदी द्वारा यूं अचानक अपने पैसे मांगने से कार्तिक के अहम को ठेस पहुंची या उनकी उड़ने की कोशिश उसे भाई नहीं, पता नहीं, पर वह कार्तिक की पहल का इंतज़ार सालों करती रही। आज पूरे 3 साल बाद दीदी का मैसेज मिला कि वो दिल्ली में है। यह सुनकर मानसी खुद को रोक नहीं पाई। इसके बावजूद ऐसा क्या था जो उन तक पहुंचना इतना मुश्किल लग रहा था?
कनाडा जाने से पहले दीदी की फ़ोन पर कही बातें अक्सर याद आती। मनु, अपनी दीदी का मान रखना चाहती है तो कार्तिक का दिल कभी मत दुखाना। अपने जीवन साथी के साथ इतनी समीपता रखना कि किसी भी गलत फहमी को प्रवेश की जगह ना मिले। तुम्हारा सुखी जीवन मेरी तपस्या का फल होगा। उस दिन के बाद से मानसी की जिंदगी कुशाल और कार्तिक के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। कार्तिक ने भी उसका पूरा साथ दिया। तरु दीदी के किस्से को छोड़कर कार्तिक ने मानसी का मान सदा रखा। ऐसे में वो क्या शिकायत करती। फिर भी तरु दीदी कहीं न कहीं टीस बनकर कहीं भीतर अपरोक्ष रूप से बसती रहीं। कार्तिक की कार की आवाज़ से मानसी की तंद्रा टूटती चली गई। अतीत से वर्तमान की ओर आते आते महसूस किया कि चेहरा आंसुओं से भर आया था। गले में कांटे चुभने लगे थे। खून के रिश्तों की टूटी किरचें शायद ऐसे ही टीस उठाती हैं। अरे तुम घर पर हो, लाइट तो जला लेती, कहकर वह स्विच बोर्ड की ओर बढ़ गया। मानसी वहाँ से उठकर चली गई। मुंह धोकर वापस आई तो कार्तिक की बातों का नपा तुला जवाब देकर स्वयं को व्यस्त दिखाते हुए रसोई में चली गई। कार्तिक छोटे छोटे संवादों द्वारा घर में छाए सन्नाटे को दूर करने का प्रयास करता दिखा। बाहर खाना खा लें क्या? कार्तिक ने धीरे शब्दों में बोला। नहीं, मैं समय पर घर आ गई हूँ ना, खाना बना लूँगी। मानसी के स्वर में उलाहना था। अचानक कार्तिक ने मानसी का हाथ थामते हुए कहा, कुछ देर मेरे पास बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। अपना हाथ छुड़ाती हुई वह बोली, कार्तिक मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ, कल बात करेंगे। बेरुखी की तलखी आवाज़ में उतर आई थी। रात को बिस्तर पर भी संवादहीनता ही पसरी रही। तभी फ़ोन की आवाज़ से सन्नाटा टूटा। कार्तिक ने ही फ़ोन उठाया। कुछ पल पकड़े रहने के बाद रिसीवर मानसी की ओर बढ़ा दिया। तरु दीदी का फ़ोन है। कार्तिक की भरसक संयत आवाज़ पर वो हैरान सी उसे देखती हुई कांपते हाथों से रिसीवर को संभालने लगी। कौन? तरु दीदी? मानसी के स्वर के कंपन को नज़रअंदाज करती हुई दीदी बोली, क्यों री मनु, 3 साल बाद तेरे शहर में आई हूँ, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आई। तुझसे तो अच्छा कार्तिक है, वो आज मुझसे मिलने तो आया। हम लोगों ने कितनी बातें की। मैं और कार्तिक कितनी देर तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, पर तुम नहीं आई। इतनी बिजी है क्या? तरु दीदी की चिर परिचित आवाज़ पर मानसी खुद को रोक न पाई। कार्तिक आया था क्या आपके पास? हतप्रभ सी वह कार्तिक को हैरानी से देखते हुए बोली। इस नए खुलासे पर खुद को संभालने की कोशिश की पर नाकामयाब रही। रिश्तों की दहक अंदर तक पहुंच गई थी। भीतर की पिघलन आंखों से बह चली। कार्तिक कुछ देर मानसी को रोते देखता रहा, फिर रिसीवर उससे लेकर बोला, दीदी अब मेरी बीवी को ज़्यादा मत रुलाओ। एक तो आप बिना बताए कनाडा चली गई, अब अचानक आकर इसे रुला रही हैं। हम लोग कल सुबह आ रहे हैं। कुशाल भी अपनी स्कूल ट्रिप से कल सुबह 8 बजे तक आएगा। अपनी मौसी और छोटे से भाई को देख कितना खुश होगा। आज तो मैं आपके पास खाली हाथ आ गया था। अब मानसी को थोड़ा तो समय दीजिए, आखिर पहली बार अपने भांजे और जीजा जी से मिलेगी। खाली हाथ कहाँ आए थे कार्तिक? रिश्तों की मजबूत कड़ी तुम ही तो लेकर आए थे। स्पीकर ऑन था। दीदी और कार्तिक के वार्तालाप से मंत्रमुग्ध मानसी एकटक कार्तिक को देख रही थी। दृष्टिकोण के बदलने से सारे समीकरण बदल चुके थे। मानसी कार्तिक के हृदय से लग गई तो वह भी भीतर तक भीग गया। मुझे माफ़ कर देना मानसी, मेरे कारण तुम दोनों बहनों के बीच यूं दूरियां बनी थीं। अपनी आत्मग्लानि के कारण ऑफिस में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। वो शायद मेरा गिल्ट था जो जानता था मेरी गलती कहाँ है। तुम्हारा उदास चेहरा मैं अपने सामने से हटा नहीं पाया। आज मेरी गलती का एहसास चरम पर पहुंच गया था। दीदी के घर पहुंचकर तुम्हें एक सुखद एहसास से भर देना चाहता था, पर वहाँ तुम्हें न देखकर मन में टीस उठी थी। तरु दीदी से माफ़ी मांग ली है, अब बस तुम भी जल्दी से मुस्कुरा दो। मेरे अहम के कारण तुमने किस तरह से दिल पर अब तक पत्थर रखा होगा। मनु, मुझे तो तरु दीदी के प्रति अनुग्रह प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने मुझे रिश्तों के मायने समझाए, लेकिन हम उनकी खुशी के बारे में सोच नहीं पाए। हाँ मनु, स्वीकारता हूँ मैं खुद गर्ज हो गया था। नहीं समझ पाया कि तरु दीदी की ज़िंदगी में आया खालीपन भरने की जिम्मेदारी हमारी बनती थी, खासकर मेरी। मानसी, मुझे माफ़ कर पाओगी? कार्तिक की बात पूरी होते होते मानसी रो पड़ी थी।
ये दिन हमारी ज़िंदगी में कभी आएगा इसकी उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। अगर तुमने रिश्तों को तोड़ा था तो जोड़ने वाले भी तो तुम ही हो। कार्तिक ने उसे प्यार से भींच लिया। कार्तिक कैमरे में कैद दीदी के खुशहाल परिवार की फ़ोटो दिखा रहा था। अपनी ज़िंदगी के साथ खेला दीदी का दांव सही साबित हुआ। देर से ही सही, पर दीदी की ओर से उठाया गया कार्तिक का कदम बांसी और तरु के जीवन को संपूर्णता प्रदान कर गया था। बन के भीतर रिश्तों की भीनी सुगंध और उम्मीद के उजास ने पता ही नहीं लगने दिया कि रात का अंधेरा कितना आगे बढ़ गया है। शायद इतना कि अब उसका पीछे लौटना असंभव था। अब तो बस उस पथ पर सुनहरी किरणों का बसेरा था। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।